सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के इतिहास विषय का पाठ 2 नए राजा और उनके राज्य का आगे का प्रकरण चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने देखा कि 7वीं शताब्दी के बाद इस भारतीय उपमहाद्वीप में कई नए राजवंशों का उदय हुआ था। हमने देखा था इस मानचित्र में कि चौहान, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इनके बारे में हमने समझा था। तो हमने इसके बाद ये भी देखा कि इस दौर में शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना अनिवार्य नहीं था। हमने उदाहरण के लिए देखा था कि दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट के प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया था और एक अपना अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। वैसे ही कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, जो कि ब्राह्मण थे, इन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए। तो इन राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो राजतंत्रीय थी। इन सभी राज्यों में उत्पादकों से लगभग 400 प्रकार के कर वसूले जाते थे, उनसे जबरन श्रम करवाया जाता था। फिर हमने देखा कि ब्राह्मणों द्वारा प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी और शासक बदले में प्रसन्न होकर इन विद्वान ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे और भूमि के साथ साथ उन्हें बहुत सी वस्तुएं दी जाती थी, जैसे भूमि है, बगीचे, पेड़, कुएं, नदियाँ, मधुमक्खियों के छत्ते, झीलें। तो इन सभी वस्तुओं से जो कर मिलता था उनकी वसूली भी ये लोग कर सकते थे। इसके बाद हम देखेंगे धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। ऐसा ही एक विशेष क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। यहाँ देखिए एक प्रश्न है कि मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताएं जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये मानचित्र देखते हैं कि ये देखिए, ये गंगा नदी है और ये यहाँ पर है कन्नौज। तो इस कन्नौज नगर पर गुर्जर प्रतिहार, यहाँ से राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों शासक नियंत्रण करना चाहते थे। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा। अब है कि ये नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? क्योंकि गंगा घाटी के आसपास का जो इलाका था वो उत्पादन की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध था। क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ थी और गंगा नदी और इसकी बहुत सी जो सहायक नदियाँ हैं उसके कारण सिंचाई के लिए काफ़ी पानी उपलब्ध था। तो इसीलिए ये तीनों शासक हैं वो कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करना चाहते थे। इसके बाद देखिए, जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 62 और 66 में शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसीलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, यानी इन बड़े बड़े मंदिरों को वो ध्वस्त कर देते थे, उनका तोड़फोड़ करते थे। और ये मंदिर हैं वो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। तो आप अध्याय 5 में इनके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए कि ऐसे ही धन के लिए युद्ध करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद। ये ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल
उपमहाद्वीप पर हमला करता था और उसका निशाना था संपन्न मंदिर, और जिनमें से गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। इसके बाद सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, यानी कि उन लोगों की संस्कृति क्या है, उनका रहन सहन क्या है, वे क्या करते हैं। तो इस काम के लिए उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श भी किया था। इसके बाद है कि धन के लिए ऐसे ही युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। और चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफ़गान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। अब देखिए कि यहाँ भी एक प्रश्न है। मानचित्र 1 को दोबारा देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम दोबारा उसी मानचित्र को देखते हैं। मानचित्र जिसमें कि ये रहे चाहमान। तो जो हम चाहमान हैं, ये जो राजवंश है इस भारतीय उपमहाद्वीप के इस तरह से केंद्र में स्थित है। तो इसीलिए जो ये शासक हैं अपने राज्य के विस्तार के लिए पूर्वी दिशा में और पश्चिमी दिशा में अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे। साथ ही अपने पड़ोसी राजवंशों से ये समृद्ध भी होना चाहते थे और गंगा घाटी के क्षेत्र पर भी ये नियंत्रण करना चाहते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऐसे ही एक और नए राज्य चोल राज्य के बारे में। तो सबसे पहले ये देखिए, मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ये चोल राज्य की सीमा है, और ये सीमाएं हैं जो परिवर्तनशील होती थी, यानी कि युद्ध के द्वारा इनकी सीमाएं हैं वो घटती या बढ़ती रहती थी। इसके साथ साथ जो चोल राज्य के पड़ोसी राज्य हैं वो हैं कदम, कल्याणी, कलिंग आदि। और यहाँ पर ये है कावेरी नदी जो आपको दिखाई दे रही है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में विस्तार से कि उरैयूर से तंजावुर तक कि चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, यानी कावेरी नदी के आसपास के वहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था मुटरियार नाम से। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया और उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सुंदिनी देवी का मंदिर बनवाया। यानी तंजावुर शहर की स्थापना किसने की? विजयालय ने। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने आसपास के पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य के हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में वो राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने भी गंगा घाटी, श्रीलंका,
दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर, इन पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। इसके बाद है चोल राज्य के भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे और इस भूमि की उपज इन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी। विशेषज्ञों का मतलब कि जो इस मंदिर के आसपास रहते थे और इस मंदिर के लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, नर्तक, संगीतकार इत्यादि। तो ये देखिए कि यहाँ पर आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है, गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है और इसकी छत देखिए कि यहाँ से कितनी चौड़ी दिखाई देगी और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगी छत है बिल्कुल पतली होती जाएगी। और जब हम इसकी दीवारें देखेंगे तो इसकी बाहरी दीवारों को सुंदर पत्थर की मूर्तियों से अलंकृत किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, यानी वहाँ सिर्फ पूजा ही नहीं होती थी। ये मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों द्वारा भी बनाई जाती थी, भक्तों की भी होती थी। तो ये देखिए कि ये चोल कांस्य प्रतिमा है और इसे कितना सुंदर अलंकृत किया गया है। इस मूर्ति को कपड़े, गहने, मुकुट कितनी सुंदर मुद्रा में भी दिखाया गया है। तो ये मूर्तियाँ किस तरह से बनाई जाती थी, इसके बारे में हम अध्याय 6 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं बताऊं थोड़ा सा संक्षेप में कि जैसे सबसे पहले एक मोम की प्रतिमा बनाई जाती थी, फिर उसके ऊपर चिकनी मिट्टी का एक आवरण लगा देते थे और फिर जब वो मिट्टी सूख जाती तो इसे गर्म करते थे। तो गर्म करके इस मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद करते थे और उस पिघले हुए मोम को बाहर निकाल देते थे। फिर उसी आवरण में जहाँ छेद करके मोम को बाहर निकाला था उसमें पिघली हुई धातु डालते थे और जब वो धातु ठंडी हो जाती तो चिकनी मिट्टी को हटाकर और एक चमकदार सुंदर सी प्रतिमा तैयार होती थी। तो इनके बारे में हम विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बाद है कि चोल राज्य की कृषि और सिंचाई व्यवस्था कैसी थी। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। और मानचित्र 2 देखिए और गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। इस तरह से आप देखोगे तो बंगाल की जो कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इस तरह से कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती हैं। तो ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी है वो जमा होती रहती है और शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई और कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। तो कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। इसके बाद है कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए और कुछ अन्य जगहों में
बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर भी बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे कि श्रम और साधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। तो ये देखिए, ऐसे ही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक चित्र, जिसमें 9वीं शताब्दी में ये तमिलनाडु का एक जल द्वार दिखाई दिया है कि हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था और इस पानी से खेत सिंचे जाते थे। जल द्वार है ये पारंपरिक रूप से या तो धातु के बने होते थे या फिर लकड़ी के बने होते थे, और जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि चोल राज्य की नींव कैसे रखी गई, किसने रखी और कौन कौन से शासक प्रमुख थे। वहाँ की हमने मूर्तिकला देखी, कृषि और सिंचाई व्यवस्था देखी, और आगे की वीडियो में हम चोल राज्य का साम्राज्य प्रशासन कैसा था इसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।